गुड मॉर्निंग बच्चों। तो समर वेकेशंस के बाद हमारी फ़र्स्ट क्लास है आज, और हम कर रहे थे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स लगभग कंप्लीट हो गया था हमारा। इसका एक ही टॉपिक बचा था, लास्ट टॉपिक जो कि था इवापोरेशन। तो आज की क्लास इवापोरेशन पे होने वाली है, एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है, और मोर और लेस इस पर क्वेश्चन जो बनता है वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, वाई और एक्सप्लेन करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मैटर कि हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो क्या आप डेली लाइफ में से ऐसे एग्जांपल्स थिंक कर सकते हो जहाँ पर बिना टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करे आप मैटर की स्टेट चेंज होते हुए देखते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप क्लोथ्स वॉश करते हैं हम, और गीले कपड़े बाहर जब हम उसको ड्राई होने के लिए डालते हैं, तो आप देखते हो कि वहाँ पर उसके अंदर वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट था, और अपने आप कुछ समय बाद जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप सूख गए, राइट। तो यहाँ पर हमने मतलब जो लिक्विड स्टेट था वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। बट क्या हमने तो ये पढ़ा था कि वाटर जो है वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में जाएगा, बट कब जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। तो क्या उस टाइम हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था? नहीं दिया था, वो अपने आप हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आइस होती है, आइस को हम फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं, वो अपने आप मेल्ट हो जाती है। तो देयर आर सर्टेन फिनोमिनाज जहाँ पर आप चेंज ऑफ मैटर देखते हो, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर देखते हो विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पर विल बी स्टिकिंग टू द चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैशियस। दैट इज़ यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ वाटर के बारे में, कि किस तरह से वाटर अपनी स्टेट को लिक्विड से गैस में लेकर जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस जहाँ पर भी वाटर खुद को लिक्विड से गैशियस स्टेट में लेकर जा रहा है एट एनी टेम्परेचर, माइंड इट। देखो, मैं अगर फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा पानी स्पिल कर दें, हम पानी गिर गया, सूख जाएगा अपने आप, थोड़ी देर में चला जाएगा, गायब हो जाएगा पानी। ठीक है, आपने देखा ही होगा क्लास में है, फ्लोर पर चलते हुए बच्चे हाथ धोते हो, हैंड वॉश करते हो, कितना पानी इधर उधर स्पिल कर देते हो, तो वो अपने आप जो है थोड़ी देर में वानिश हो जाता है। आपके कपड़ों के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर पानी गिर गया, थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। यानी हर बार जब भी ड्राई हो रहा है, वाटर जो है वैनिश हो रहा है, तो हो तो यही रहा है ना कि वाटर लिक्विड से गैशियस में जा रहा है, गायब तो नहीं हो रहा। वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर में। वाटर की जो गैशियस स्टेट होती है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। बट यहाँ पर जब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर हुआ, तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया, प्रेशर भी चेंज नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियसली हुआ। जो भी कोई चीज़, जो प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? अपने आप हुआ, राइट। सो हाउ कैन यू डिफाइन इवेपोरेशन? यही जो प्रोसेस है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर अपने आप लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर अपने आप लिक्विड से किस में जा रहा है? वेपर में। ठीक है, तो अगर आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? पहली बात आपको समझ आई कि वाटर की बात हो रही है लिक्विड से गैशियस में। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। अगर आप सर्दियों में बैठे हो, सर्दियाँ हो रही हैं, विंटर सीजन चल रहा है, तब भी वाटर का इवेपोरेशन होता है। समर सीजन चल रहा है तब भी होता है। यानी टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन तो होगा, इवेपोरेशन होगा। वाटर अपनी स्टेट चेंज कर ही लेगा। बट ऐसा हो सकता है कि गर्मी में जैसे कपड़े हमने डाले हैं ड्राई होने के लिए, तो वो जल्दी ही ड्राई हो जाएंगे। वेराज अगर आप विंटर्स की बात कर रहे हो तो उसी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम लग सकता है कम या ज़्यादा, बट इवेपोरेशन तो होगा ही। सो आई कैन से इवेपोरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसका? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू water vapor below its boiling point, below its boiling point। ठीक है, आप इसी डेफिनेशन को, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है मैंने, आप इसी डेफिनेशन को सिर्फ वाटर को स्पेसिफाई ना करके किसी और लिक्विड की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि और भी लिक्विड तो
ड्राई होंगे, सिर्फ वाटर के साथ एसोसिएट नहीं होगा। जैसे अगर आपने फ्लोर पे जूस गिराया, जूस भी तो सूख जाएगा। आपने चाय गिराई है, चाय भी ड्राई हो जाएगी। कॉफ़ी गिराई है, कॉफ़ी भी ड्राई हो जाएगी। करेक्ट। तो इसी डेफिनेशन को अगर मैं मोर एक्यूरेट बनाऊंगी तो यहाँ पर वाटर की जगह हम क्या लिख देंगे, लिक्विड लिख देंगे। तो आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड टू इट्स गैशियस स्टेट, ठीक है, टू इट्स गैशियस स्टेट at a temperature below its boiling point is termed as evaporation. Is this clear? हम बोल रहे हैं कि it is the process of conversion of liquid to its gaseous state below its boiling point. Understood? ये है evaporation. ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग हम बोल रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। तो पहले मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट लिखूँगी इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस का, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इवेपोरेशन में भी वी चेंज अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जब अपने आप ही कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो इवेपोरेशन है। पर जब हम पर्टिकुलरली टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पानी है, पानी को गैस पे रख दिया गर्म करने के लिए, जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। या हम दूध है, मिल्क को बॉयल करते हैं, उसको गैस पे रखते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग होती है, ठीक। यानी दोनों में ही लिक्विड जो है वो गैशियस पे जाएगा, बट इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर बाउंड नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। वेयर एज बॉइलिंग तभी होगी, लिक्विड में बॉइल्स जो हैं, उबाल जो हैं वो तभी आएंगे जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इज दिस क्लियर? सो बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैशियस एट बॉइलिंग पॉइंट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबका डेफिनेट होता है। पिछली क्लासेस में हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट लिखा बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। इसके अलावा अगर हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग में और डिफरेंस बनाते हैं तो आपने कभी ये बात ऑब्ज़र्व करी होगी कि जैसे क्लोथ्स हैं, जब भी मम्मी स्प्रेड करने के लिए क्लोथ्स को बाहर डालती हैं तो जनरली क्या कर देते हैं, आप उसको फैलाते हो, स्प्रेड करते हो। ऐसा तो नहीं है कि कपड़े सुखाने एक के ऊपर एक आपने डाल दिया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। क्या होगा, हम रोप्स लेते हैं, तारें होती हैं, जो भी जहाँ पर भी जो आपकी छत है वहाँ आप जाते हो, फैला के कपड़े को स्प्रेड करके आप उसको जो है ड्राई करने के लिए डालते हो, देखा होगा आपने। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, ठीक है, तो आप ये देखते कि वो जो स्प्रेड किए गए क्लोथ्स हैं और जो स्प्रेड नहीं किए गए, कौन से जल्दी सूख जाएंगे। जितना ज़्यादा जो क्लोथ है वो आउटर सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा, उसकी सरफेस बाहर के साथ कांटेक्ट में आएगी, ड्राइंग जो है वो फास्टर हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज़ आपके पास एक हैंकी है, एक हैंकी को आप क्रम्बल कर दो, क्रम्बल करके आप उसको रख दो अपने टेबल पे, या उसी हैंकी को आप स्प्रेड करके रख दो, तो यू विल नोटिस कि जो क्रम्बल्ड हैंकी है वो बहुत देर लगेगी उसको ड्राई अप होने में, वेराज जो आपने स्प्रेड किया हुआ है हैंडकरचीफ वो एकदम जल्दी से क्विकली जो है ड्राई अप हो जाएगा। अगेन अगर एक पानी का ग्लास पड़ा है आपके पास, तो जो ग्लास में पानी है वो तो इवेपोरेट नहीं होगा, बट उसी पानी को अगर मैं ग्राउंड पे डाल दूँ, फैला दूँ, तो आप देखोगे थोड़ी देर के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर वो पानी अपने आप सूख जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है मैंने ग्लास में पानी छोड़ दिया हुआ है तो ये तो नहीं है कि मुझे थोड़ी देर के अंदर वो पानी वहाँ से गायब मिल जाएगा। वो तो काफ़ी दिन तक उसके अंदर रहेगा, एक ग्लास वाटर। वही पानी जब ग्लास में था वो नहीं सूखेगा, पर उड़ नहीं जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा। पर वही पानी जब हम फ्लोर पे गिरा देते हैं तो थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं कि वो वैनिश हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है। समझ रहे हो आप? चाय है, चाय आपने कप में रखी हुई है, वो वही रहेगी, वही चाय जूस आप टेबल पे गिर जाता है आपसे, इफ़ यू स्पिल इट ओवर, तो आप ये देखोगे थोड़ी देर के अंदर अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो वो वहीं पर अपने आप ड्राई हो जाता है। तो आई कैन से समहाउ इवेपोरेशन हैज़ टू डू
डू विद द सरफेस, कितनी ज़्यादा उसकी सरफेस कांटेक्ट में है। जैसे आप जब मम्मी जो है फ्लोर को मोप करती हैं, पोछा जब लगाया जाता है, तो उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि पानी जैसे एक जगह डाल दिया, ठीक है, कहीं पानी गिर गया तो फटाफट वो पानी को भी सूखने में 1-1.5 घंटा लगेगा, बट क्या होगा, जैसे ही आप उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा मारकर उसको साफ़ कर दोगे, ठीक है, तो आप ये नोटिस करते हो कि जितना ज़्यादा आपने उसको फैलाया, राइट, उतना जल्दी वो ड्राई हो जाता है। अगर उस पानी को वहीं एज इट इज़ मैंने 1 गिलास पानी गिराया टेबल पे, मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया, मैं देखूंगी 2-3 घंटे बाद, कुछ टाइम लगेगा, मैं डेफिनेट नहीं बोल रही, कुछ टाइम लगेगा, इट विल ड्राई अप। बट अगर उसी वाटर को आप एक क्लॉथ लो और क्लॉथ से स्प्रेड कर दो, क्लॉथ से नहीं करो, आप अपने हाथ से ही स्प्रेड कर दो, आप देखोगे जितना ज़्यादा आप उसको स्प्रेड करोगे उतनी जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा, वहाँ से वानिश हो जाएगा, यानी लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। सो आई कैन से समहाउ इवेपोरेशन हैज़ टू डू समथिंग विद द सरफेस। जितनी ज़्यादा उसको सरफेस मिलती है किसी भी लिक्विड को, इवेपोरेशन उतना फास्टर होता है। आर यू फॉलोइंग? जितना ज़्यादा सरफेस होगा, सिर्फ सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतना क्विक हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो इसीलिए इवेपोरेशन को कहा जाता है अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन को क्या कहा जाता है? सरफेस फिनोमिना, यानी ऐसे फिनोमिना, ऐसा प्रोसेस जो सरफेस पर डिपेंड करता है, यानी कितना सरफेस उसका आउटर एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में है, उतना डिपेंड करेगा। एक क्लॉथ को आपने ड्राई करने डाला है तो जो साइड उसकी बाहर की तरफ है वो ड्राई हो जाएगी और नीचे वाली जो साइड है वो वेट होगी कंपैरेटिवली। आप उसको फिर रिवर्स करके डालते हो, फिर वो दोनों तरफ से जो है ड्राई होता है। आर यू फॉलोइंग? तो जोन सी साइड आउटर सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट में आ रही है, उस वहाँ पर इवेपोरेशन जो है फास्टर होगा। अभी तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई हैव कोटेड वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। सो आई कैन से इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म प्रोसेस आई विल बी यूजिंग द टर्म फिनोमिना। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, बट इट्स मोर साइंटिफिक इन नेचर, सो यूजिंग। सो आई कैन से इवेपोरेशन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, कैसा फिनोमिना इवेपोरेशन? सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर ये डिपेंड करता है। वेयर एज अगर आप बॉइलिंग की बात करते हो तो बॉइलिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द सरफेस। मतलब कि इवेपोरेशन, बॉइलिंग जब आपने सपोज लिक्विड को एक आपने एक यूटेंसिल लिया, उसको गैस पे रख दिया, उसमें पानी लेकर, ठीक है, पैन लिया आपने, पानी डाला, उसको गैस पे रखा, आप वेट करोगे थोड़ी देर, आधा पौना घंटा या जितना भी टाइम, जितना डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड यू हैव टेकन। थोड़ा पानी लोगे जल्दी बॉईल हो जाएगा, ज़्यादा पानी लोगे टाइम लगाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड यू हैव टेकन, आप देखोगे कि जब उसमें बॉईल आना शुरू होंगे ना, तो बॉईल हमेशा नीचे से आते हैं, कभी भी लिक्विड जो है ऊपर, यानी उसकी सरफेस बॉईल नहीं होती है। जो लिक्विड जितना नीचे है, मतलब जितना ज़्यादा जो बॉटम लिक्विड वाटर के साथ जो कांटेक्ट में, गैस के साथ जो कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट हीट के साथ जो कांटेक्ट में होता है, वहाँ से उसके अंदर आप देखोगे मूवमेंट, यानी बॉइल्स आना, बबल्स आना शुरू होते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, आपने पढ़े होंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन जो लिक्विड होता है वो पूरे लिक्विड के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। बॉयल नीचे से शुरू होता है और वो बॉयल जो है वो पूरे लिक्विड में एक सर्कुलर मूवमेंट्स में हीट को ट्रांसफ़र करता है, यानी बॉइलिंग होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे ऊपर वाला लिक्विड जो है वो पहले बॉयल हो जाएगा और नीचे वाला बाद में। नहीं, जो बॉइलिंग प्रोसेस होगा वो जो सबसे जो क्लोज है हीट जहाँ पर सबसे नियरेस्ट है वहाँ से शुरू होगा, बल्क से शुरू होगा। बेसिकली बॉटम से शुरू हो रहा है, बॉटम को हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना, यानी सारा का सारा लिक्विड जो है जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा तो एक साथ अचीव करेगा। आर यू फॉलोइंग? इवेपोरेशन ऑन दी अदर हैंड कैसा था? ऑपोजिट था। जो सरफेस पे था वो इवेपोरेट हो रहा था, जो सरफेस पे नहीं आया, जो नीचे की तरफ है, वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो बॉइलिंग के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना है, यानी कि पूरा लिक्विड ओवरऑल एक साथ बॉयल होना शुरू होता है। इज दिस क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो आपका बन जाता है बॉइलिंग का कि इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना एंड देन इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, बल्क मतलब थ्रू आउट द लिक्विड, बल्क का मतलब होता है थ्रू आउट द लिक्विड। फाइन।
सो अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस करना हो, इवेपोरेशन मोस्टली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप देखते हो कई बार क्लोथ्स को ड्राई अप करने के लिए ओवरनाइट 1 दिन 1.5 दिन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेदर आपको टाइम जो है लेना पड़ता है। तो बट बॉइलिंग को तो 1 दिन 2 दिन नहीं लगते हैं। आप गैस पे रखते हो, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर है तो अचीव करेगा, या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट है, जब वो आ जाएगा तो बॉयल हो जाएगा। यानी कौन सा प्रोसेस फर्स्ट हुआ और कौन सा प्रोसेस कम हुआ। आई कैन वेरी वेल से दैट इवेपोरेशन इज़ अ स्लोअर प्रोसेस एज कम्पेयर टू दी बॉइलिंग। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो ये हो सकता है कि इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, स्लो है, एंड बॉइलिंग कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, फिर अगर एक बात और, अगर हमको और पॉइंट इसके अंदर ऐड करना हो तो आप ये बता सकते हो कि देखो, आपने ये चीज़ कभी अगर ऑब्ज़र्व करी हो, जैसे आप लोग स्वेट करते हो, ये या टू बी मोर रेलेवेंट मैं ये बोलूँगी, जैसे सपोज समर्स होते हैं, है ना, तो समर्स में बच्चों की बड़ी आदत होती है, जब आप खेल खुल के आते हो, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, आप अपना फेस वॉश करते हो, हाथ मुंह सब धोते हो। उसका रीज़न ये भी होता है कि जो स्वेट आया होता है आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे होते हो, और उसका रीज़न ये भी होता है क्योंकि फेस वॉश करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, या ऐसा मैंने देखा है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग, वो हैंकी लेते हैं, हैंकी को थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के बाद वो अपने ऊपर, अपने मुंह के ऊपर रख लेते हैं, हाथ के ऊपर रख लेते हैं। उससे क्या होता है, जब वो फ़ैन के नीचे आके बैठते हैं तो ठंडा ठंडा कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडा ठंडा फील होता है। तो ऐसा जो हो रहा है वो उसका क्या रीज़न है। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा एक दो एग्जांपल आपको और दूँ, आप देखते होंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा समर्स होती हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी रूफ़ के ऊपर, छत के ऊपर पानी डालते हैं जाकर, और देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी तो उड़ जाता है पर ठंडा ठंडा फील होता है, दोबारा से कूलिंग आपको फील होती है। आप जैसे रोड है, रोड में कहीं पर सपोज़ कोई रोड जो है वॉश कर रहा है अपने घर में, रोड को पानी को वॉश कर रहा है, या अपने घर से ही पानी निकाला है, बाहर आ रहा है, या बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है आप रोड पे निकलते हो तो यू फील कूलिंग, राइट। कूलिंग जो है फील होती है, कूलिंग इफेक्ट जो है महसूस होता है। कपड़े ही हैं, कपड़े जहाँ पर सूखने डाले हुए हैं, गीले कपड़े डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर खड़े हो, वहाँ पर भी आपको थोड़े से जो है ठंडकपन उन कपड़ों के साथ फील होगा। तो आई कैन से दैट इवेपोरेशन जो है वो हमेशा कूलिंग कॉज करती है। जहाँ पर भी जो हैंकी था, गीला करके आपने अपने ऊपर रखा और उसमें से सब वाटर जो है वो उड़ गया, तो उसके बाद जो है आपको कूलिंग फील होती है। या आप परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करते हो, ठीक है, परफ्यूम स्प्रे करते हो तो कूल लगता है, ठंडा लगता है। परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स कैसे आए थे, लिक्विड फॉर्म में आए थे, जब उन्होंने आपकी बॉडी, मतलब आपके ऊपर आए लिक्विड फॉर्म में, बट देन वो इवेपोरेट हो गया, वानिश हो गया, एंड आपको उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए कूलिंग फील हुई। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, गर्ल्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसे वो नेल पेंट रिमूवर जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जब एसीटोन होता है बेसिकली नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन, तो जब आप उसको अपने हाथ पे स्प्रे करते हो, डालते हो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए, तब भी आपको कैसी फीलिंग होती है, कूल फील होता है। ठीक है, आप थोड़ा एसीटोन अपने हाथ पे, पाम में डालो, वो अपने आप थोड़ी देर में वैनिश हो जाएगा और आपको कूल फील होगा। तो मैं आपको ये जो रीज़न है, ये कूलिंग आती क्यों है, उसकी तो अभी हम बात करेंगे, बट फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू ले आउट सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, हम एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं ये देख सकती हूँ, आई कैन ऑब्जर्व वेरी वेल। आप खुद भी घर पे इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो भाई। एक हैंकी लो, हैंकी को गीला करो, अपने फेस के ऊपर रख दो, समर्स चल रही है, कोई हार्म नहीं है ऐसा करने में, फेस के ऊपर नहीं तो हाथ के ऊपर रखो, आप देखोगे आपको बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा उस टाइम। तो इवेपोरेशन का एक कूलिंग इफेक्ट होता है ऑलवेज। इवेपोरेशन जब भी होगा, इट इज़, उसको थोड़ा सा ठंडक पहुंचाएगा, वो क्यों पहुंचाएगा, विल टॉक अबाउट इट, बट इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम कूलिंग इफेक्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच आई कैन से हियर इज इवेपोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, वेयर एज यहाँ पर बॉइलिंग, भाई आई एम सर्टेन 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर आप अपने ऊपर डालोगे, ट्राई भी मत करना, बट वो आपको सिर्फ बॉयल्स देगा। बॉयल समझते हो, वो जो
जो जल जाता है और वो स्किन जो है थोड़ी सी फूल जाती है, बॉयल्स हो जाएंगे, मतलब आपको सिर्फ हाथ जलेगा उससे, कूलिंग वूलिंग तो कुछ नहीं होने वाली है। तो ये तो बिल्कुल श्योर है, इसको ट्राई भी मत करना। देखो बॉइलिंग बॉइल्ड वाटर या उबलता हुआ पानी तुम कभी भी अपने ऊपर डालोगे तो भैया उससे आपको सिर्फ जल सकता है, इट मे हार्म यू, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ कूलिंग इफेक्ट, सो डोंट इवन ट्राई दिस. Fine. So yes, evaporation has a cooling effect and boiling no cooling effect. Is this clear? No cooling effect. So yes, अगर इसके बाद कोई और पॉइंट मुझे बनाना ही हो तो एक पॉइंट और जैसे हम बना सकते हैं, क्या बन सकता है यहाँ पर, इवेपोरेशन जो होती है वो नेचुरल है, अपने आप होता है, हमें करना नहीं पड़ता, ठीक है, नेचुरल है, ठीक, अपने आप जहाँ चीज़ें इवेपोरेट होनी है हो रही हैं, जहाँ जहाँ लिक्विड प्रेजेंट है ज़्यादा सरफेस एरिया में इवेपोरेशन हो जाएगा. वेयरएज बॉइलिंग जब भी होगा भाई, बॉइलिंग हमें करवानी पड़ेगी, हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है. तो ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ एन अननेचुरल प्रोसेस, ठीक है, अननेचुरल प्रोसेस है, यानी कि इंसान जो है वो खुद से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट इज़ गिवन. यहाँ पर हम हीट नहीं दे रहे हैं, अपने आप वो नेचर से हीट ले लेता है इवेपोरेशन होने के लिए. वेयर एज बॉइलिंग में हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा, उसके बाद जो है बॉइलिंग हो पाएगी, ठीक है. तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इसको आप जो है ध्यान से तैयार करें. फाइन. सो आगे बढ़ते हुए, आगे जो हमारा अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर इवेपोरेशन को ही कंटिन्यूएशन में है, वो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, ठीक है. अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन की तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये बात करते हैं कि इवेपोरेशन हो क्यों रहा था, ठीक है. हमने बोल तो दिया कि इवेपोरेशन जो है लिक्विड का गैशियस में जाना है, ठीक है. लिक्विड स्टेट किस में जाती है, गैशियस स्टेट में जाती है, तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं. बॉइलिंग को भी हमने यही कहा कि लिक्विड जो है वो गैशियस में जा रहा है, पर इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है. बॉइलिंग का तो हमें समझ आ गया, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको गैस पे या किसी चीज़ पे हम हीटअप करते हैं, उसको हीट करने के बाद ही जो बॉइलिंग है वो हो पाती है. पर इवेपोरेशन कैसे हो रहा था, कुछ तो रीज़न होगा इवेपोरेशन का होने का, अपने आप कैसे हो सकता है. तो एक्चुअली क्या होता है कि नेचर में जितना भी आपका ऑलरेडी नेचर के पास अपनी कोई पर्टिकुलर हीट, सराउंडिंग्स में हीट होती है, नेचुरल हीट होती है. तो अब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, ठीक है. अब जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सरफेस के पार्टिकल्स, देखो ये एक टेंडेंसी होती है कि हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है. जितनी हीट आउटसाइड में है उतनी ही हीट जो होती है लिक्विड या किसी भी सरफेस के ऊपर आनी चाहिए. तो क्या होता है कि जो लिक्विड ऑन द सरफेस प्रेजेंट होते हैं वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से हीट को कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब करते रहते हैं. सरफेस वाला जो लिक्विड होता है वो करेगा, क्योंकि हीट उतनी ही होती है, बाहर इतनी हमें सफिशिएंट हीट नहीं मिल पाती कि पूरी बल्क तक जाए. तो जो सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की, सरफेस पर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, हीट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर जाएंगे, उनके बीच में स्पेसेस बढ़ेंगे, और जब पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बढ़ गए, फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाएगी, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पर भी लिक्विड का वेपर में चेंज होने पे हीट एब्जॉर्प्शन ज़रूर है. बट बॉइलिंग के केस में क्योंकि हम थ्रू आउट द बल्क पूरा लिक्विड एक साथ लिक्विड से वेपर स्टेट में लेकर जाते हैं, तो वो बल्क फिनोमिना बनता है, और उसके बीच में हमको उतना टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर एक साथ सरफेस से हमें नहीं मिलता, ठीक है. पर अगर हम क्या करते हैं, पर हम अगर जैसे हमको इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, जो सिर्फ सरफेस वाला लिक्विड होता है, एक लेयर जो होती है, लेयर बाय लेयर होता है वो प्रोसेस. सबसे ऊपर वाली जो लेयर है पहले वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके मतलब पहले ऊपर वाली वानिश हो जाएगी, पहले ऊपर वाली लेयर ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करी, और वो जो हीट है वो क्या करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, पार्टिकल्स दूर में जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर वो वेपर स्टेट, वो एक लेयर चली गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर, फिर बाय लेयर्स होगा, सरफेस पे वन एट अ टाइम होगा ये प्रोसेस. इसी को समझने के लिए एक एक्टिविटी आज आप सब करना. आप क्या करना, 3 बाउल्स लेना, टेक 3 बाउल्स.
तीनों बाउल में बहुत थोड़ा पानी डालना, वरना बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। 3 बाउल्स लो और 3 बाउल्स में पानी डालना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक बाउल को आप रूम में रख दो ड्राई होने के लिए, एक बाउल को बाहर जो सनलाइट है सनलाइट में रख दो, छत पे रखाओ, ठीक है। और तीसरे बाउल को आप क्या करना, किसी क्लोजेट में रख देना। और फिर तीनों में देखना इवेपोरेशन किस में सबसे फास्ट होता है और किस में सबसे स्लो होता है। ये आप करना एंड आई विल आस्क यू द रिजल्ट्स ऑफ दिस लेटर, इस एक्टिविटी के। यू हैव टू ट्राई इट एज योर होम, फाइन। फिर ये बात हुई कि इवेपोरेशन हो कैसे रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि इवेपोरेशन में भी हीट ही होती है जो स्टेट को चेंज कर रही है, पर क्योंकि वो बारी बारी हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर का चेंज एक साथ रिक्वायर्ड नहीं होता। बारी बारी धीरे धीरे वो प्रोसेस, तभी उसको स्लो प्रोसेस कहा जा रहा है। स्लोली एंड स्टीडीली इवेपोरेशन कंटिन्यूज। इवेपोरेशन हर टाइम हो रहा है, हमारे आसपास हर चीज़ में इवेपोरेशन हो रहा है। आप ये भी जानते होंगे, सुना होगा आपने, मेरे ख्याल से ट्रांसपायरेशन एक टर्म पढ़ी होगी आपने। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर पेपर में, क्योंकि हमने पढ़ा है लीव्स में पोर्स हैं, तो जो वाटर है उसका वो कॉन्स्टेंटली जो है वाटर पेपर में चेंज करता रहता है, पानी छोड़ देता है प्लांट भी अपना। इसी वजह से जो है रूट्स, ऊपर का हिस्सा लीव्स वाला हिस्सा खाली हो गया तो रूट से एक अपवर्ड जो पुल है, सक्शन मिलता है, जिससे जो वाटर है वो थ्रू आउट द पेड़ ट्रैवल करता है, ठीक है ना। मतलब आप देख सकते हो जो प्लांट है, हम पानी डालते हैं तो जड़ों में डालते हैं, रूट में डालते हैं, पानी पत्तों पे नहीं डालते हैं। उसके ऊपर से पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। रूट से पानी दोगे तो प्लांट हो जाएगा, लीव्स में पानी डालोगे तो प्लांट्स में नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब हम रूट्स में पानी देते हैं तो ऊपर जो लीव्स के पास पानी है, जब हो रहा है, क्या हो रहा है आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस दौरान कॉन्टिन्यूस फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर इवॉल्व होता है, जो कॉन्टिन्यूसली वो ट्रांसपायर होता रहता है। यानी लीव्स में जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल जो होल्स हैं, पोर्स प्रेजेंट है लीव्स की सर्फेस पे, वो वाटर लूज करती रहती हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया और नीचे रूट्स में पानी है तो वो ज़्यादा हो गया, तो ऊपर खाली नीचे ज़्यादा है, तो सक्शन ऊपर की तरफ अपने आप क्रिएट होता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है ये मोशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ऊपर की तरफ पुल क्रिएट होता है, जिससे पानी जो है वो प्लांट की लीव्स तक जाता है रूट से। तो ये भी यहाँ पर भी इवेपोरेशन इन्वॉल्व्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर जगह आप इवेपोरेशन के एग्जाम्पल्स अपने आसपास से ढूंढ सकते हो। इवेपोरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे आसपास जो हो रहा है विदाउट इवन हमारे नोटिस। अच्छा, अगर मैं ये बताऊं कि हमारे जो स्वेटिंग है, आप जानते हो किचन में खड़े होते हो, थोड़ा सा स्वेट खेल के आते हो, स्वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेटिंग होती है तभी जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता रहता है, ठीक है। जब स्वेटिंग हो रही होती है उस दौरान क्या होता है कि जो एक्सेस हीट हमारे अंदर बन जाती है, उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, उस एक्सेस हीट को बैलेंस करने के लिए जो हमारा जो वाटर है बॉडी से वो पोर से निकल कर बाहर आता है, और फिर मतलब पर्सपिरेशन होती है स्वेटिंग के थ्रू। हमारी बॉडी जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं थ्रू आउट द बॉडी, वो रेस्पायर करते हैं थ्रू द स्वेटिंग। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फिनोमिना अगेन, ठीक है। देन हाँ, हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो आई थिंक मतलब फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तब से बार बार जो रिपीट कर रही हूँ वो फैक्टर्स ही बोल रही हूँ। तो पहला फैक्टर मुझे लगता है जो आपको अभी तक समझ आ भी गया होगा वो है सरफेस एरिया। जैसे कि हमने बात करी सरफेस एरिया, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन तो हो रहा है पर कौन सी बातें हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, वो हम बातें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो 4 फैक्टर्स हैं मेजरली जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको क्लोथ्स को ड्राई करना है तो जितना ज़्यादा सरफेस उसका सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। तो क्लोथ को ड्राई करते टाइम मम्मी क्या करती हैं, देखो इवेपोरेशन को जब भी सोचना हो ना, कपड़े सुखा रहे हैं उस हिसाब से सोच लेना, आपको समझ आ जाएगा। जब मम्मी को क्लोथ ड्राई करने होते हैं तो क्या करती हैं, वो बारी बारी जो है वो जाकर, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारे कपड़े जो है वो क्रम्बल करके डालती है, नो, वो उनको अच्छे से फैला कर डालती हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा सराउंडिंग्स के साथ, इवेपोरेशन उतना बेहतर होने वाला है। इज दिस क्लियर। तो सरफेस एरिया कैसा होता है, हाई। इफ़
सरफेस एरिया इज़ हाई देन इवेपोरेशन इज़ हाई। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। मैंने तुमको ये भी एग्जांपल बताया था कि जब हमारा फ्लोर पे पानी गिर जाता है, पानी को आप स्प्रेड कर दोगे, इवेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्टर जो इसका हमारा है टेम्परेचर। जैसे कि ये भी हमने बार बार बात करी है कि क्योंकि यहाँ पर लिक्विड को गैस में जाना है, तो जितनी ज़्यादा हीट मिलेगी उतना जल्दी लिक्विड गैस स्टेट में जा सकता है। तो आप ये जानते ही हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी लिक्विड का गैस में जाना कन्वर्जन इजी हो जाएगा। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगी, मोशंस होंगे, पार्टिकल्स दूर जाएंगे, दे विल ओवरकम देयर intermolecular forces and then the conversion from liquid state and gaseous state will be comparatively easier. Are you following? So if the temperature is high then evaporation is high, यानी कि evaporation will increase with the increase in temperature and will decrease with the decrease in temperature. कपड़े सुखाने, याद रखो कपड़ों को ही एग्जाम्पल, क्लोथ ड्राइंग का एग्जाम्पल आप याद रखो। समर्स में और विंटर्स में जल्दी क्लोथ्स ड्राई कब होते हैं? सब जानते हैं, समर्स में जल्दी ड्राई होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, जल्दी सूख जाएंगे। कपड़े सुखाने के लिए छत पे डाल के आते हैं। छत पे क्यों डालते हैं? क्योंकि जैसे ही हम छत पे चलते हैं सन हीट जो है ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगी, ड्राइंग जो है वो ईजियर हो जाती है। इज दिस क्लियर? तो थर्ड इसका एग्जाम्पल है विंड, विंड स्पीड। थर्ड फैक्टर जो है वो है विंड स्पीड, हवा। जैसे मैंने आपको बोला, फ़ैन में जो आपने बाउल रखा और बाहर जो एक रूम के अंदर बाउल रखा, तो ज़्यादा जल्दी कौन ड्राई होगा भाई? ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन किसका होगा? विंड स्पीड के साथ। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना जल्दी जो है वो ड्राइंग यानी कि इवेपोरेशन हो पाएगी। सो क्यों मैं ऐसा बोल रखती हूँ? क्योंकि देखो जब इवेपोरेशन हुआ तो लिक्विड वेपर में चेंज हुआ, और वो जो लिक्विड वेपर में चेंज होता है ना, वो उस विसिनिटी में आ जाता है, उस सराउंडिंग में आ जाता है। तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है, उसका एक डेफिनेट परसेंटेज है। उससे ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो नहीं रह पाता, और इसी को अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप जानते हो ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी क्या है? कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वह ह्यूमिडिटी है। तो अब क्या होता है, जितना ज़्यादा मतलब जैसे इवेपोरेशन हुआ, वाटर सराउंडिंग में चला गया, अगर बहुत ज़्यादा वाटर चला जाता है सराउंडिंग के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इवेपोरेशन रुक जाएगा। तो अगर विंड चलती रहती है तो वो जैसे यहाँ से लिक्विड इवेपोरेट हुआ गैस में, और यहाँ पे वाटर वेपर आपकी सारी कलेक्ट हो गई। पर अगर हवा चली तो क्या हुआ, ये वाटर वेपर यहाँ से चली गई। एक मोशन होता रहेगा एयर का, यानी फ्री एयर जो है बार बार मिलती रहेगी। तो इवेपोरेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हवा चल रही होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसी एग्जाम्पल से याद रखना। तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज इवेपोरेशन, डिक्रीज इन विंड स्पीड डिक्रीजेज इवेपोरेशन। ठीक है, नोट्स मैं आपको इसके सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप अभी टेंशन मत लेना इस बात की। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी ही है। ह्यूमिडिटी मतलब सराउंडिंग में ऑलरेडी कितनी एयर प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा एयर प्रेजेंट है, ऑलरेडी बाहर ह्यूमिड है, जैसे कि बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में हो जाता है, क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड होता है, और ह्यूमिड होने की वजह से क्या होता है, कपड़े उस बारिशों में जल्दी नहीं सूखते, नमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है बाहर। यानी अगर वाटर वेपर ऑलरेडी एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में जा नहीं पाएगा। आर यू फॉलोइंग? लिक्विड वेपर स्टेट में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि हमारी सराउंडिंग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है। यानी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर वेपर ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। यानी ड्राई होनी चाहिए एयर, कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, लेस ह्यूमिड होनी चाहिए, तब इवेपोरेशन जो है फास्टर हो पाता है। तो दिस इज इट, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, विंड स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ता है, पर ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन घटता है। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर नाउ।